आज डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, मतलब कि डाइवर्जेंस का आप एक्सप्लेन करते हैं। ब्रीफ एक्सप्लेन। मान लीजिए कोई वेक्टर फंक्शन क्या है, कैपिटल ए, और हमने ये मान लिया कि टॉ क्या है, देखो ये टॉ। इफ़ टॉ इज़ द इनफाइनाइट सिमल वॉल्यूम, यानी कि टॉ एक बहुत छोटा सा आयतन है जो किसके द्वारा घिरा हुआ है, इनफाइनाइटली स्मॉल क्लोज्ड सरफेस एस। ये है एक बहुत छोटी जो सतह है एस के द्वारा घिरा हुआ है। यानी कि आप इमेजिन करिएगा कि एक कोई छोटी सी सतह एस है, उसके अंदर क्या है, एक वॉल्यूम वी है, फिर उसमें ये एक पॉइंट अंदर, वॉल्यूम वी के अंदर पॉइंट क्या है, पी। तो आप इस तरह से इमेजिन करिएगा कि एक बॉक्स है ना, बॉक्स के अंदर पॉइंट पी है और बॉक्स किससे कवर है, सरफेस एस से, राइट। तो डाइवर्जेंस को मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं, डाइवर्जेंस ए इक्वल्स टू लिमिट टॉ टेंड्स टू ज़ीरो सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस डिवाइडेड बाई टॉ। अब मीन्स क्या है, लिमिट टॉ टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम है वो जीरो की तरफ को टेंड कर रहा है, यानी कि छोटा है, बहुत छोटा है। तो इस तरह से दिखाया है हमने, लिमिट टॉ टेंड्स टू ज़ीरो। तो मैथमेटिकली फॉर्म ये हुआ। अगर आप डेल ऑपरेटर की बात करते हो डाइवर्जेंस में, अगर हम ये डेल डॉट ए डेल ऑपरेटर की बात करते हो, तो डेल ऑपरेटर बराबर होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल जेड, और सॉरी डेल अपॉन डेल वाई प्लस जे प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। जरा फिर से रिपीट करते हैं, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ये डेल ऑपरेटर होता है। आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आप उसमें देखेंगे। अब ये है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज गिवन बाई, चार्ज मीन्स आवेश, आवेश संरक्षण का नियम है, वो इस तरीके से लिखा जाता है डाइवर्जेंस की फॉर्म में। देखिएगा, डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल्स टू ज़ीरो। इसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी भी कहते हैं। अब जे तो आप जानते ही हो, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई करके है ये घनत्व, और रो क्या है, आवेश के लिए होता है ना, रो चार्ज डेंसिटी। तो ये फार्मूला है डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल्स टू ज़ीरो। आइए चलिए कर्ल के ऊपर बात करते हैं। कर्ल होता क्या है, लिखा है कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर, वेक्टर फील्ड के किसी भी बिंदु पर कर्ल की वैल्यू, कर्ल मतलब घुमावदार मीन होता है ये, देखो। इट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया। पहले डिफाइन पढ़ लेते हैं ऐसे, फिर देखते हैं। मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया बाउंड along the boundary of an infinite simal area at that point and whose direction is perpendicular to the plane of the test area। अब ये जो बात लिखी इसका मतलब क्या है, जरा ये कोशिश करते हैं समझने की। इसमें लिखा है इट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कर्ल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, हुज मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल। तो हम लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं एकांक क्षेत्रफल पर, जो मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल करते हैं, और लाइन इंटीग्रल किसके अलोंग कर रहे हैं, बाउंड्री के अलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको डिफाइन करेंगे, आप इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम क्या होगा, लाइन इंटीग्रल, और लाइन इंटीग्रल किसके अलोंग किया जा रहा है, उस छोटे से एरिया की बाउंड्री के अलोंग किया जा रहा है, इस तब उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ल। और उस कर्ल की दिशा क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टेस्ट एरिया। याद करना, कर्ल मीन्स क्रॉस करके होता है। कर्ल ऑफ ए, कर्ल ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, डेल क्रॉस ए। तो कर्ल ए कैसी राशि हो गई, एक वेक्टर, और डाइवर्जेंस है डेल डॉट ए, डाइवर्जेंस क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। ये मतलब कर्ल ए का देखिएगा मैथमेटिकल फार्मूला क्या आ रहा है, लिमिट डेल्टा एस टेंस टू ज़ीरो, ब्रैकेट में देखो ये लाइन इंटीग्रल सी ए डॉट डी एर, और लाइन इंटीग्रल में भी सर्किल बना हुआ है, तो क्लोज लाइन इंटीग्रल है, देखो लिखा होगा यहाँ पर, ये क्लोज लाइन इंटीग्रल है ये, और ए डॉट डी आर, और वो भी हमने मैक्सिमम वैल्यू ली है ये, और किससे डिवाइड हो रहा है, डेल्टा एस से।
ये फार्मूला का जो मीनिंग है वो ये है, मैथमेटिकली आपने लिख रखा है। डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो का मतलब ही यही हुआ कि जो आपने छोटा सा जो एरिया ले रखा है वो छोटा शो करने के लिए डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो, यानी कि उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो लिमिट है वो कहाँ जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है। तो कर्ल ए तो ऊपर मैग्नीट्यूड था ना, अब जरा इस फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, कर्ल ए डॉट एन कैप इक्वल्स टू दिस, राइट। ये आपने इस फॉर्म में लिख लिया। एन कैप क्या हो रहा है, इस कर्ल ए की डायरेक्शन दिखा रहा है। समटाइम्स कर्ल, जो कर्ल है वो क्या कहलाता है, सर्कुलेशन और रोटेशन। इस तरह से भी आप देख सकते हो कि आपने सिंक देखा होगा, सिंक का अगर आप डॉट खोलते हो तो पानी जो है घूमता हुआ जाता है अंदर को, तो वो घूमना मीन्स क्या, कर्ल। क्लियर हो गया होगा फिजिकल मीनिंग, बाकी मैथमेटिकल तो ये है ही लिखा हुआ। अब नोट देखिए क्या है, नोट में लिखा है फर्स्ट पॉइंट, द डाइवर्जेंस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड flowing out per second per unit volume enclosed by closed surface। यानी कि क्या मतलब हुआ डाइवर्जेंस का, भाई एक वॉल्यूम है जो क्लोज सरफेस से घिरा हुआ है, उस यूनिट वॉल्यूम से एक सेकंड में निकलने वाले फ्लूइड की मात्रा क्या कहलाती है, डाइवर्जेंस। देखो, द डाइवर्जेंस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड flowing out per second per unit volume enclosed by closed surface। वॉल्यूम के अंदर, सॉरी वॉल्यूम किसके अंदर है, क्लोज सरफेस के अंदर, और यूनिट वॉल्यूम लिया है और एक सेकंड में क्या चीज़ निकल रही है, फ्लूइड की क्वांटिटी, उसको कहते हैं हम लोग डाइवर्जेंस। अब सोलिनॉइडल वेक्टर क्या होता है, सोलिनॉइडल वेक्टर मीन्स क्या होता है, डाइवर्जेंस ए इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब इनकमिंग फ्लक्स इक्वल्स टू आउटगोइंग फ्लक्स। जितना पानी या जितना फ्लूइड वॉल्यूम के अंदर आया उतना ही फ्लूइड वॉल्यूम के बाहर गया, तो क्या कहलाएगा, सोलिनॉइडल वेक्टर। डाइवर्जेंस ए इक्वल्स टू जीरो। चलते हैं अब नेक्स्ट। अब लेमलर फ्लड, लेमलर फील्ड क्या होता है, लेमलर, इसमें कर्ल ए जीरो के इक्वल होता है। कर्ल ए इक्वल्स टू जीरो, व्हेन कर्ल ए इक्वल्स टू जीरो देन द फील्ड इज डिफाइंड एज लेमलर फील्ड। ये लेमलर फील्ड कहलाएगा। अब आइए चलते हैं जरा, लैप्लासियन, लैप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लैप्लासियन क्या होता है, लैप्लास एंड पॉइसन इक्वेशंस क्या क्या होती हैं। तो लैप्लासियन ऑपरेटर को डिनोट किससे करते हैं अपन लोग, डेल स्क्वायर से। ये डेल का साइन है, देखो ये डेल स्क्वायर, और डेल स्क्वायर किसके बराबर होता है, डाइवर्जेंस डॉट ग्रेड के, डाइवर्जेंस डॉट ग्रेड। और इनकी वैल्यू क्या होगी, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। मतलब क्या है कि भाई डाइवर्जेंस आई डेल अपॉन डेल एक्स, इस तरीके से बताया था आपको मैंने, और वहाँ भी ग्रेड में भी ये है, आई डेल अपॉन डेल एक्स चल रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो आई डॉट आई कितना होता है, वन, और इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाती है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो अब लाप्लास इक्वेशन कहती है कि डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू क्या है, जीरो। फाई फंक्शन है, तो डेल स्क्वायर फाई अगर जीरो के इक्वल है तो कहलाएगी इक्वेशन लैप्लास, और अगर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, सॉरी एप्सिलॉन है, तो क्या कहलाएगी, पॉइसन इक्वेशन। एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वह एप्सिलॉन नॉट कह दिया वैक्यूम के लिए, लेकिन नहीं ऐसा नहीं, सिंपल एप्सिलॉन नहीं है। तो रो अपॉन एप्सिलॉन, रो क्या है, चार्ज डेंसिटी। तो आप ये समझ गए कि लाप्लास इक्वेशन और पॉइसन इक्वेशन ये है। चलते हैं हम लोग अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, ज़्यादा पहले एक्सप्लेन करने से पहले आप फार्मूला नीचे ही देख लो, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। यानी कि सरफेस इंटीग्रल को अगर आप वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप कौन सी थ्योरम अप्लाई कर रहे हो, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। चलो देखते हैं क्या। The flux of a vector field A over any surface S is equal to the volume integral of the divergence of the vector field over the volume V enclosed by S। इतनी सारी कथा जो लिख रही है इसमें,
उसको समझने के बजाय आप ये देखो क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द, कौन सी थ्योरम है ये, स्टोक थ्योरम। अकॉर्डिंग टू द स्टोक थ्योरम ए डॉट डी एस और सरफेस इंटीग्रल, तो आप ये बोलोगे द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर ए इक्वल्स टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, दैट्स इट, हो गया स्टेटमेंट। समझ गए आप, केवल ये देखो और इसको समझो, फिर आगे चल लो। अब आगे देखते हैं अपन लोग स्टोक थ्योरम। हाँ सॉरी, वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम थी, वो स्टोक थ्योरम बोला मैंने। स्टोक थ्योरम ये है, ये ऊपर का जो स्टेटमेंट था, सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ए डॉट डी वी, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम था। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस आ रहा है इसमें। स्टोक थ्योरम देखिए क्या है ये। चलिए वो सब देखने के बजाय अपन लोग क्या करते हैं कि ये फार्मूला देखते हैं सीधा सीधा। पहले हम लोग खुद बना के देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टोक थ्योरम कर्ल ए डॉट डी एस, ये लिखा हुआ है ना, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ए इक्वल्स टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए, राइट। क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू द स्टोक थ्योरम सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ए इक्वल्स टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए। थोड़ा देखते हैं डेफिनेशन में इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है द फ्लक्स ऑफ द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन ए ओवर एनी सरफेस एस ऑफ एनी शेप इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड ए ओवर सी। अब यहाँ इन्होंने फ्लक्स बोला है, ध्यान करिएगा, कोई भी इस तरीके का चीज़ आ रही है, अगर ए डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस मीन्स क्या है, क्या दिखा रही है आपको, फ्लक्स। फ्लक्स माने बहाव, बहना, इस तरीके से है कि, चलिए आपका एक बहुत बढ़िया तरीका बताते हैं एक समझने का। वो है नहीं फ्लक्स जैसा, लेकिन आपको लगेगा। आप झाड़ू लीजिए, झाड़ू लिया आपने, और झाड़ू लेकर, झाड़ू में देखा होगा एक साइड में क्या होता है, रस्सी बंधी होती है पकड़ने वाली साइड में, ठीक है, और उस रस्सी के अंदर से क्या है, वो निकल रही है सी के। ज़रा इमेजिन करिए, क्या करिए, इमेजिन करिए कि भाई जो आपने वो धागा सा बना रखा है ना, वो क्या हो गया, एक एरिया हो गया, छोटा सा एरिया, उसके अंदर से जो सी के निकल रही है वो क्या हो गया। अगर आप किसकी बात कर रहे हो, वेक्टर की, वो उसकी मैग्नेटिक की, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हो, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हो गई। अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्सेस की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, तो वो झाड़ू की सी के क्या दिखाएंगी आपको, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो डेफिनेशन हो गया बी डॉट डी एस और ई डॉट डी एस। Surface integral of V dot ds is defined as the magnetic flux, and whereas surface integral of E dot ds defined as electric flux। आ गया दिमाग में, बिल्कुल फिट। सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस, अब एक ही जगह क्या लिखा है, कर्ल ए, तो हियर सरफेस, हियर वी से दैट फ्लक्स ऑफ कर्ल ए, ये हो गया, तो वही तो लिखा हुआ है ऊपर, द फ्लक्स ऑफ कर्ल ए, राइट। चलिए अपन लोग चलते हैं ग्रीन थ्योरम पर। तो ऊपर हमने अब तक दो थ्योरम देखी, पहली थी गॉस डाइवर्जेंस जिसमें कि डाइवर्जेंस आ रहा है, स्टोक थ्योरम जिसमें कर्ल आ रहा है, और राइट हियर इज ग्रीन थ्योरम। ये ग्रीन थ्योरम क्या कहता है देखिएगा, आप लैंग्वेज देखिएगा, लैंग्वेज मीन्स ये फार्मूला, लैंग्वेज नहीं फार्मूला देखिएगा। वॉल्यूम इंटीग्रल, यहाँ साई वन साई टू दो फंक्शन है। वॉल्यूम इंटीग्रल साई वन डेल स्क्वायर साई टू माइनस साई टू डेल स्क्वायर साई वन ब्रैकेट वन डी वी, यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल आप किसका कर रहे हो, वॉल्यूम इंटीग्रल आप कर रहे हो साई वन डेल स्क्वायर साई टू माइनस साई टू डेल स्क्वायर साई वन का डेल स्क्वायर। और डेल स्क्वायर ध्यान ही है आपको क्या चीज़ है। और सरफेस इंटीग्रल किसके बराबर हो गया, साई वन ग्रेड साई टू माइनस साई टू ग्रेड साई वन। ये आप ध्यान रखेगा क्योंकि डेल स्क्वायर कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, ग्रेड में। और मैंने बताया था कि डेल स्क्वायर क्या है, लैप्लासियन ऑपरेटर है, राइट। तो लैप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर को आप कन्वर्ट किस में कर रहे हो, ग्रेड में, ओके। अब यहाँ कुछ ये 6 फार्मूले दिए हुए हैं, इन 6 फार्मूलों को आप देखिएगा कि डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए, कर्ल ऑफ फाई ए, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए और कर्ल ऑफ ग्रेड फाई एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी एंड कर्ल ऑफ कर्ल ए। ये फार्मूले हैं, ये आप लिख लीजिएगा और इनको समझ लीजिएगा।
अब ये आया रहा है ग्रीन थ्योरम इन ए प्लेन, किसी प्लेन में ग्रीन थ्योरम क्या होती है, चलो समझते हैं, कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले मैथमेटिकल पार्ट देखते हैं जरा। ये क्लोज लाइन इंटीग्रल है ना सी करके, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। इसका क्या हो रहा है, ये सरफेस इंटीग्रल हो रहा है, और सरफेस इंटीग्रल हो रहा है तो उसमें क्या होगा, डी एक्स भी होगा डी वाई भी होगा, राइट। सरफेस की बात हो रही है तो दो इसकी वही होंगी कोऑर्डिनेट्स। अब बात क्या है, एम और एन क्या चीज़ है, ये समझने की बात है। एम एन क्या है, एम एन वी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एम इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई वेयर एंड इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शन है एक्स और वाई के, इतना ध्यान रखिए। तब ये फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, इफ एस इज ए क्लोज सरफेस ऑफ एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाई क्लोज सरफेस सी, गलत, क्लोज्ड कर्व सी, सरफेस ने क्लोज्ड कर्व सी, and mn be continuous function of x and y, then this is the formula, right। अब कुछ प्रॉब्लम दिए हुए हैं। इस प्रॉब्लम में पहला प्रॉब्लम है कि यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि पहला प्रूफ करना है कि डेल फाई वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल फाई इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाई। चलो देखते हैं जरा। अब हम सबसे पहले गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखते हैं और इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। हाँ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर है इक्वल्स टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंसी। अब यहाँ ए को हम सी फाई के इक्वल मानते हैं, यहाँ सी क्या चीज़ है, कांस्टेंट वेक्टर है ये, राइट। और फाई क्या है, ऐसा फंक्शन है, स्केलर फंक्शन। तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो आप देख रहे हो एक ही जगह सी फाई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्या हो गया, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट सी फाई। और हम ये जानते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ये होती है डेल डॉट सी फाई इक्वल्स टू, यानी कि जो सी है सी वेक्टर ये बाहर निकल जाएगा और सी वेक्टर डॉट डेल फाई, या आप क्या कैसे कह सकते हो, यहाँ पर दूसरा है सी फाई, मतलब ऊपर का हो गया एक नीचे, ये देखिए सी फाई डॉट डी एस किसके बराबर होता है, सी डॉट फाई डी एस। तो इन वैल्यू को क्या करो हम लोग, अगर हम रखते हैं तो देखो क्या आता है, सी यहाँ से बाहर निकल गया ऊपर, है ना, डी एस वाले से देखो सी क्या आएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल फाई, सी यहाँ से बाहर बराबर सरफेस इंटीग्रल फाई डी एस। क्योंकि सी नॉट इक्वल टू जीरो, सी को हटा दिया आपने, अगर इधर से अलग अलग दिखेंगे, सी यहाँ होगा सी यहाँ होगा तो कैंसिल आउट हो गया, तो बीच का जो बचा है बात वो होगा केवल वॉल्यूम इंटीग्रल डेल फाई डी वी इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल फाई डी एस। वो प्रूफ क्या करना है हम लोगों को प्रूफ ये करना है डेल फाई डी वी इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल फाई डी एस। और देखो क्या आ गया, ये चीज़ देखो ध्यान से, यही चीज़ तो आ गई। तो ये आई कैसे, ये आई सिंपल, आपको एक ही जगह क्या करना है, सी फाई हमने यूँ रखा क्योंकि हमसे मांगा जा रहा है क्या, फाई और डी वी और फाई डी एस में, तो हमने क्या करना है एक ही जगह सिंपल सी फाई रख देना है। सी एक कांस्टेंट वेक्टर है जो बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा और रिलेशन ये आएगा। अब सेकंड पार्ट है वॉल्यूम इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ डी वी इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल डी एस क्रॉस एफ। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। उसमें हमने लिया था पिछले क्वेश्चन में ए इक्वल्स टू सी फाई, यहाँ फाई था स्केलर फंक्शन, यहाँ ले रहे हैं सी क्रॉस फाई सी क्रॉस एफ क्या चीज़ है यहाँ पर, वेक्टर फंक्शन। तो आप एक ही जगह आप ये पुट करोगे, ये चीज़ ये एक ही जगह लिखोगे सी क्रॉस एफ डॉट डी एस, तो वही आप रिलेशन कराओगे, ये क्रॉस प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है, तो किसके बराबर आएगा, सी बाहर हो जाएगा और एफ क्रॉस डी एस। ये एक रिलेशन है जो ऊपर की 6 क्वेश्चन थी उनमें है ये कौन से वर्ग का रिलेशन है, सी क्रॉस एफ डॉट डी एस इक्वल्स टू सी डॉट, ऑर्डर चेंज हो गया एफ क्रॉस डी एस, ऑर्डर चेंज आ गया क्रॉस ही आ गया, साइक्लिक ऑर्डर होता है ध्यान रखिएगा, नहीं तो अगर आप उल्टा सीधा लगा दोगे तो माइनस साइन आएगा।
और आंसर भी गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जब आप इधर रखोगे तो इस वाले में ए की जगह ये रखोगे, डेल डॉट सी क्रॉस एफ, वही साइक्लिक ऑर्डर लगाओगे, सी बाहर निकालोगे, यानी कि एम आपका वही है सी को बाहर निकालना। सी बाहर निकाला और आपने ये सारी वैल्यू रखी और देखिए सी डॉट ये सी डॉट ये, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, एफ क्रॉस डी एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ डी वी। वही चीज़ है, जब आप कर्ल लाओगे तो आप क्या लाओगे, क्रॉस क्रॉस है, और जब आप डाइवर्जेंस लाओगे तो क्या लाओगे, डॉट के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन है, इफ f इज ए स्केलर फंक्शन, अगर कोई f स्केलर फंक्शन है विच इज a solution of a Laplace equation del square f equals to 0 in a volume B bounded by a piecewise smooth surface as then apply Gauss divergence theorem to u equals to del f, और हमको शो ये करना है सरफेस इंटीग्रल एंड डॉट डेल एफ डी एस इक्वल्स टू 0, यानी कि हमको क्या चीज़ प्रूफ करनी है, हमको प्रूफ करना है ये। चलिए देखते हैं क्या है, क्योंकि इन्होंने यू बोला है ना, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये होती है। गॉस डाइवर्जेंस याद होगा कि जब हम डाइवर्जेंस का यूज़ कर रहे थे तो क्या हो रहा था, सरफेस इंटीग्रल यानी कि जो फ्लक्स था वो किसके बराबर हो रहा था, अपन डेल डॉट। चलिए सरफेस इंटीग्रल यू डॉट डी एस इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस यू डी वी, यू की जगह अपन को क्या करना है, डेल एफ, गिवन है, देखो ये दिया है, देखो लिख भी रहा है गिवन, तो यू की जगह आप ये चीज़ रखोगे रिलेशन, ये डेल डॉट, ये डेल डॉट डेल किसके बराबर हो जाएगा, डेल स्क्वायर के। लेकिन हम लोग जानते ही हैं कि डेल स्क्वायर एफ इक्वल्स टू क्या होता है, ज़ीरो, ये वो आपने रिलेशन पढ़ा ही था, लैप्लासियन था ना, और इसमें तो इक्वेशन थी लैप्लास इक्वेशन, डेल स्क्वायर एफ इक्वल्स टू 0, अगर पॉइसन होती है तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन होता है ना, तो अगर आप इसको तो कर दोगे 0 के बराबर, क्या आएगा सेम, सरफेस इंटीग्रल डेल डॉट एफ डॉट टेन एस इक्वल्स टू 0। लो सिंपल, देखने में लग रहा था इतना बड़ा है लेकिन है सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 3, verify divergence theorem for the vector a x square a plus y square j plus z square k। ये तो भैया वेक्टर ए दे रखा है और इस क्यूब के ऊपर आपको करना है 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स वाई जेड लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी कि 0 से 1 के बीच में इनकी वैल्यू है। चलिए अपन देखते हैं जो इंटीग्रल के लिए वैल्यू आएगी 0 to 1 एक्स वाई जेड तीनों के लिए, इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे अभी। भाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करो, ए डॉट डी एस इक्वल डाइवर्जेंस है डी बी, यानी कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना है अपन लोगों को। ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा ना एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ है, इसका क्या चीज़ हो जाएगी, और ये डेल डॉट, तो अपन ये देख रहे हैं कि डेल डॉट मीन्स क्या हो गया, डिफरेंशियल हो रहा है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, जो आप डेल की वैल्यू रखोगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा डिफरेंशियल करके 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इस तरह से, और डी एक्स डी वाई डी जेड, डी वी की जगह डी एक्स डी वाई डी जेड, ये वॉल्यूम आ गया, ये वैल्यू आ गई देखो सारी, राइट। अब आपको ध्यान होगा कि पीछे मैंने बोला था उसकी लिमिट क्या थी एक्स वाई जेड की, जो इंटीग्रल की लिमिट 0 to 1 0 to 1 0 to 1 थी, आपको क्या करना है, सिंपल इसे 0 to 1 रख कर सॉल्व कर देना है, तो वैल्यू करोगे सॉल्व कितना आ जाएगा 3, सही है। ये देखो ये फिगर बना के दिखाया भी है साइड में, तो सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस, जरा ये सॉल्व करते हैं अपन लोग, तो x इक्वल्स टू 0 फेस पर s1, s2 x इक्वल्स टू 1 फेस पर, देखो ये फेस कितने होंगे, x0 ऊपर x1 नीचे, 6 फेस होंगे ना, 3 0 वाले 3 1 वाले, इस तरीके से 2 2 4 और 2 6, इस तरीके से फेस आए, हर फेस के लिए अपन लोग इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, s1 s2 s3 s4 s5 x6, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3, तो आप खुद देख रहे हो कि LHS और RHS दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 3 3, तो ये अपन का एक जो रिलेशन था क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आपका ये फोर्थ क्वेश्चन जो है स्टोक्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, ये लिखा है ना, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम प्रूफ दैट डी एस क्रॉस डेल फाई इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल फाई डी एल। चलिए ये फर्स्ट ए पार्ट है, प्रूफ करते हैं स्टोक्स थ्योरम से। स्टोक्स थ्योरम में आपको मालूम है कि लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच में रिलेशन होता है, लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल कर्ल ए डॉट डी एस। वही आपको क्या करना है देखिएगा, फाई लाना है आपको, फाई और इस तरीके से,
यानी कि आप ए की जगह क्या लेकर आ रही हो, C5, सी एक कॉन्स्टेंट वेक्टर हो गया। अब वही वैल्यू आप पुट कर दोगे, सब एक ही जगह आपको क्या क्या रख देना है, C5 रख देना है। और वही रिलेशन जो 6 पीछे लिखे थे हमने, उस 6 रिलेशन का ही यूज़ करना। जो डॉट प्रोडक्ट है वो इस तरीके से हो जाएगा, C.5DL इस तरह से। और ये आएगा सेकंड, क्रॉस और डॉट का प्रोडक्ट है, तो साइक्लिक का ऑर्डर लिखा रखा जाता है इसमें, लेकिन आप ये देखो ध्यान से, C क्रॉस डेल फाइव, C क्रॉस डेल फाइव, यानी A क्रॉस B इक्वल्स टू होता है माइनस B क्रॉस A के। ऑर्डर चेंज कर दिया, माइनस लग गया इधर और C चला गया बाहर इस तरह, और माइनस C डॉट डेल फाइव क्रॉस DS, ये इस तरह से रिलेशन आ गया। अब ध्यान से देखिएगा इस रिलेशन को, जैसे होता है ना ए ब्रैकेट में होता है ABC, A डॉट B क्रॉस C इक्वल्स टू क्या होता है, B डॉट C क्रॉस ABC का जो साइक्लिक ऑर्डर होता है उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो इस तरह से रिलेशन आता है। अगर साइक्लिक ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा होता है तो माइनस लग जाता है। तो आप ये देखिएगा, C कॉमन ले लिया, ये लिख लिया C नॉट इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर जो बीच का रिलेशन है वो इक्वल्स टू जीरो होगा। तो ये प्रूफ हो गया, नहीं हो गया, देखिए। अब B क्या प्रूफ करना है, DS क्रॉस डेल क्रॉस F, लाइन इंटीग्रल डेल L क्रॉस F। तो यहाँ भी वही होगा, आप देखना एक ही जगह क्या आता है, एक ही जगह आएगा यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा, एक ही जगह C क्रॉस F आना चाहिए। देखते हैं जरा, ये आगे नहीं आ गया, एक ही जगह C क्रॉस F, दोनों इक्वेशन थे उनमें सिमिलरिटी ये रहा, एक ही वैल्यू रखने में ध्यान रखो बस आप, एक ही वैल्यू आप में वही आपको C क्रॉस F रखना है। देखिएगा इक्वेशन नंबर 2, ध्यान से देखिए, एक ही जगह C क्रॉस F रखा है और आपको फिर वही C क्रॉस F डॉट DL यानी कि CFDL वाला वो जो रिलेशन होता है साइक्लिक ऑर्डर वाला, वो आपने लिया। साइक्लिक ऑर्डर कर रहे हो तो यहाँ तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे थे, क्या हो गया, माइनस हो गया। देखिए चेंज हो गया ना, DL इधर आ गया, F इधर आ गया। तो जब A क्रॉस B इक्वल्स टू होता है माइनस B क्रॉस A, और ये देखिएगा ये क्रॉस प्रोडक्ट का एक वो है ये रिलेशन, वो आपने उस रिलेशन को यूज़ किया तो ये चीज़ आ गई। और ये वैल्यू आपने क्या करी, यहाँ पर पुट की और C बाहर निकाला, डेल L क्रॉस F, और C से C कैंसिल आउट होना, या C कॉमन निकाल लो, और जैसे करा जाता है सॉल्व उस टाइप से इसको करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से अपन का प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेरीफाई स्टोक थ्योरम ये है, वेक्टर ए आपको दिया हुआ है 2x माइनस वाई आई प्लस वाई जेड स्क्वायर जे माइनस वाई स्क्वायर जेड के। इस तरीके से आपको कोई भी वेक्टर दिया जा सकता है, तरीका समझ लीजिए आप बस। और इंटीग्रल कहाँ हो रहा है, ओवर द अपर हाफ सरफेस ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर का ऊपर का पार्ट, स्फीयर की इक्वेशन होती है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये पूरा जिसका रेडियस कितना है 1 है, और इस स्फीयर का जो अपर पार्ट के लिए आपको ये स्टोक थ्योरम प्रूफ करना है। तो स्टोक थ्योरम आप जानते ही हो कि लाइन इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल को किससे रिलेट करता है, सरफेस इंटीग्रल से। तो प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस ऑन जेड इक्वल्स टू जीरो प्लेन इज अ सर्किल। आप खुद देखिएगा, चलिए आप ऐसे इमेजिन करिएगा कि आपने कोई स्फेरिकल वॉल है, अगर स्फेरिकल वॉल को आप नीचे से काट दो और रखोगे तो लिखा होगा ना प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस ऑन जेड इक्वल्स टू जीरो प्लेन, यानी कि जिसके ऊपर गेंद रखी है आधी कटी हुई वो जेड इक्वल्स टू जीरो प्लेन है। और उसके ऊपर अगर आप आधा कटोरा रखोगे या आधी कटी हुई गेंद रखोगे तो नीचे का जो है वो दिखाई देगा आपको, प्रोजेक्शन में कैसे दिखाई देगा, सर्किल। तो आप जेड की जगह सिंपल सी बात है जीरो रख दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा ही ना। तो ऑफ बाउंड्री सी, राइट। तो ए डॉट डी आर लाइन इंटीग्रल वो ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, लाइन इंटीग्रल 2x माइनस वाई, इसको आपने लिखा, क्या करा आपने यहाँ पर ये एक ही वैल्यू रखी है आपने, ये आप क्या कर रहे हो, एक ही वैल्यू रख रहे हो, और z इक्वल्स टू आपने 0 रखा है यहाँ पर, और डी आर की वैल्यू क्या है, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी। तो जब आप क्या करोगे, z 0 रखोगे, लिखा ना z 0 प्लेन, तो ये 0 बचेगा कौन, 2x माइनस वाई,
और इधर से आई आएगा, इधर से आई आएगा, है ना। तो आई डॉट आई कितना होता है 1, तो लाइन इंटीग्रल 2x माइनस वाई डी एक्स आ गया। क्लियर होगी ना ये बात। ये जीरो तो बाकी तो जीरो हुआ ही है, और आई की वैल्यू ये आ गई, आई डॉट आई 1 होता है, 2x माइनस वाई बचा केवल। z इक्वल्स टू 0 रखा है क्योंकि ये z इक्वल्स टू 0 प्लेन पर है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, x की जगह cos थीटा, y की जगह sin थीटा, इसको सॉल्व करने के लिए z इक्वल्स टू 0 प्लेन पर, ये सब z इक्वल्स टू 0 प्लेन पर ही तो हो रहा है। और dx की वैल्यू क्या आएगी, dx cos थीटा का इंटीग्रल डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा माइनस साइन थीटा थीटा। तो अपन क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई पूरा इसके लिए, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, और dx की जगह ये रख दो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आएगा पाई वैल्यू। तब लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी आर है, उसकी वैल्यू कितनी आई, पाई, इक्वेशन नंबर 1। और डेल क्रॉस ए किसके बराबर होता है, देखिएगा ये डिटर्मिनेंट लगा हुआ है ना, ए की वैल्यू 2x माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा के। आप करके देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, के। यानी कि हम लोग चाह क्या रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि पहले तो हमने लाइन इंटीग्रल निकाल लिया, अब हमें चाहना है ये वाला पार्ट, आर एच एस। चलो अपन लोग करते हैं। ये देखो भाई, कर्ल ए की वैल्यू तुम्हें पता चल गई, के रख दिया आपने, के डॉट के डी एक्स डी वाई, ए की वैल्यू हमने रख दी। और इनको लेकर जब हमने सॉल्व किया, देखो ए की वैल्यू क्या थी, यही तो थी, आपको दोबारा याद दिलाते हैं, ये थी ए की वैल्यू। और ए की वैल्यू में अगर आप 2x माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये है ना ए की वैल्यू, तो आपने ये सारी वैल्यू क्या करी यहाँ पर रख दी। तो आप देखते हो कि सरफेस इंटीग्रल डी एक्स डी वाई आएगा। और देखो ये आपको दिखाया भी है, जेड इक्वल्स टू 0 प्लेन ये रहा, वाई ये रहा, और इस तरह से एक्स ये है, इस तरह से। सरफेस इंटीग्रल में आपने वैल्यू रखना है, एक्स का है -1 to 1, और वाई की जगह आएगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इनको जब सॉल्व करोगे तो पाई आएगा। तो दोनों वैल्यू कैसी आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। देखो ये भी कितना आ रहा था, पाई, इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 में पाई आ रहा था। तो ये आपको पता है ये कहाँ से आया, लिमिट √1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू -1 to 1, तो ये इससे लिया है ना हम लोगों ने, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो एक्स बराबर +-1, और वाई की लिमिट लोगे तो वाई आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो वही आया नहीं आया, देखो आया ही नहीं। तो वही आपने लोगों ने क्या करा है, वही लिमिट को यूज़ किया है आपने। तो हमको यही प्रूफ करना था, इस तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं। लिखा है ना वेरीफाई स्टोक थ्योरम, तो स्टोक थ्योरम को हम लोगों ने इस तरीक़ा से वेरीफाई किया है। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, स्टोक थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो वेक्टर ये दे ही रखा है, ये आपको दिख रहा है 3x - 2y करके, लेकिन अब की बार उसमें तो स्फीयर दिया था, अब की बार दिया है क्वेश्चन में प्लेन रेक्टेंगुलर एरिया, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 1 0 1 2 0 2। तो ये देखिएगा ये बना है 0 0 1 0 1 2 एंड 0 2। तो इसी से अपनी लिमिट क्रिएट हो जाएंगी, एक्स से 0 से 1 0 से 2, इस तरह से लिमिट आ जाएंगी। स्टोक थ्योरम हमने लिख ही लिया यहाँ पर। अब ए डॉट डी आर की बात हो रही है, ए डॉट डी आर मतलब एक इधर और एक इधर, एक इधर एक इधर। तो लाइन इंटीग्रल कितने होगा, 1 2 3 4। तो ओ ए बी, बी ए एंड बी ओ, ए 0 ए बी सी, हाँ सी ओ। तो हमने 4 लिख लिए ये। एक्स वाई प्लेन में जेड 0 होता है, तो आप देख रहे होगे कि ए में शायद जेड दिया है, तो ये जेड गायब हो गया, ये गायब हो गया। तो बचेगा कौन, सिंपल ए की वैल्यू क्या बचेगी, देखो ये बचेगी। तब आपको करना है क्या, इन सब में ए की वैल्यू रखनी है और लिमिट लगाते चलो। लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी आर, तो आएगा ये, इस तरह से आप करते चलिए ना लिमिट देखो 0 to 1 0 to 1 एक्स वाई के लिए, क्योंकि यहाँ एक्स भी है वाई भी है, तो दोनों की लिमिट लगेगी, एक्स की भी लगनी है वाई की भी लगनी है। और ये देखो इसे सॉल्व करें आप,
सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, और इसी प्रकार कर्ल ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये भी 4 आएगा। तो इस तरीके से ये प्रूफ होगा क्वेश्चन। अब सातवां और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, शो दैट आर एन वेक्टर आर इज इरोटेशनल वेक्टर, व्हाट इज सोलिनॉइडल ओनली इफ एन इक्वल्स टू -0। तो सोलिनॉइडल का तो पता ही है, डाइवर्जेंस से क्या है, 0 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, कर्ल निकाल लिए हैं सबसे पहले। कर्ल आर एन आर नॉट, तो डेल क्रॉस ये आर एन दिस आर वेक्टर की वैल्यू होती है आई एक्स प्लस वाई जे, तो एक्स के साथ आर एन आ जाएगा, आर एन वाई आ जाएगा, ये दिखेगा, ये चीज़ है ना। ये डिटरमिनेंट लगा के हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो हम देखेंगे ये समेशन आई, और आप देख रहे हो ये, फिर आप देख रहे हो समेशन आई, ये डिफरेंशियल हो रहा है, तो क्या आएगा एन आर की पावर एन माइनस 1, और जेड है ही बार। इस तरीके से अपन लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो एन आर की पावर एन माइनस 1 समेशन जेड डेल आर अपॉन डेल वाई माइनस वाई डेल आर अपॉन डेल जेड और आई। आप देखो ये चल रहा है नहीं चल रहा है, देखो जेड डेल आर अपॉन डेल वाई कैसे आया, ये देखना ये वैल्यू कैसे आई, क्योंकि डेल आर अपॉन डेल वाई किसके बराबर है, वाई अपॉन आर के। डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर है एक्स अपॉन आर के, और डेल जेड अपॉन डेल आर अपॉन डेल जेड बराबर है जेड अपॉन आर के। तो इनकी जगह आपको ये वैल्यू रखनी है, बस ये रखोगे, इसे सॉल्व करोगे तो वाई जेड माइनस जेड वाई आपस में कैंसिल आउट, ये 0। यानी कि आप खुद सोचो कि कर्ल ए इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो यानी कि क्या है, इरोटेशनल। और अगर कर्ल 0 नहीं होता है तो वो होता है रोटेशनल, और कर्ल 0 है तो इसका मतलब ये इरोटेशनल है, रोटेट नहीं कर रहा है, ये कहने का मतलब। और सॉलिनॉइडल होगा जब इनकी जगह 3 रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, डाइवर्जेंस निकाल लेंगे। ये है तरीका इसका।